हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी हैं। विनोद, ओवर टू यू। देखिए, मुकाबला अब तक जो हरियाणा में था, भाजपा अकेले कहीं ना कहीं खड़ी थी और भाजपा के उम्मीदवार सबसे पहले घोषित हुए थे। एक सवाल हम लगातार कांग्रेस के लीडर से पूछते थे, पीसीसी चीफ से पूछते थे कि टिकट कब आएगी, टिकट की अनाउंसमेंट कब होगी। टिकट आ चुकी है और उदय भान जी अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उदय भान सर, आपसे लगातार हमारी बातचीत हो रही थी, कुछ तंज भाजपा के होते थे, कुछ सवाल मीडिया के होते थे। आखिरकार सूची आप लोगों की आ चुकी है। अपनी इस लिस्ट पर, अपने इन कैंडिडेट्स पे, गुरुग्राम को छोड़कर जो बाकी आप लोगों ने घोषित किए हैं, सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो किस तरह की लिस्ट आपको लगती है, खुद जब फाइनल करा के लाए आप लोग? हमने पहले ही कहा था कि सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। पूरी तरह से मंथन करके प्रदेश सिलेक्शन कमेटी में, स्क्रीनिंग कमेटी में, उसके बाद सीईसी में, सबके सारे जो हमारे नेतागण हैं, हाईकमान, उनके सबके साथ में विचार विमर्श हुआ है और बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत बेहतरीन कैंडिडेट कांग्रेस हाईकमान ने फैसले किए हैं, जो उतारे हैं, और सभी के सभी निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। छत्तीस बिरादरी को समावेश नजर आता है आपको अपनी लिस्ट में, जहाँ जितनी कोशिश की गई? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को हमने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। कुछ युवा भी हैं, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को टिकट मिल गई, और हिसार में जयप्रकाश आपके पुराने साथी रहे, उनको टिकट मिल गई, और श्रुति का भी दावा था, लेकिन रावदान सिंह के तौर पर आपने एक अहीर कैंडिडेट को इस बार महेंद्रगढ़ भिवानी में उतारा है। सोनीपत में एक सतपाल ब्रह्मचारी के तौर पर, जो कि हरिद्वार से चुनाव लड़ते रहते थे, लेकिन अब उनका जो पूरा हरियाणा का कनेक्शन था, उस हिसाब से सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा गया है। शैलजा मैडम चुनाव लड़ रही हैं सिरसा से, और अम्बाला से वरुण चौधरी हैं। बिल्कुल, सभी जो आपने नाम लिए हैं वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और सब अपने अपने जगह पर पूरी तरह से मजबूत हैं। जहाँ तक आपने कहा, सबसे पहले करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो एनएसयूए का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस समय प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको ये मौका दिया है कि युवाओं को मौका दिया है कि जो करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने के लिए, तो ये एक बहुत ही समझदारी का फैसला है और निश्चित तौर से बहुत मजबूती के साथ में दिव्यांशु बुद्धि राजा वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री को पूरी कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे। ब्रजेंद्र, साथ ही आपने दूसरा नाम लिया जयप्रकाश जी का, ब्रजेंद्र जी का आपने नाम लिया। ब्रजेंद्र जी भी आए थे बीजेपी से छोड़ कर के, यहाँ कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, अपनी पुरानी पार्टी में आए थे। पुराना परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, 40 साल उनके पिताजी ने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। अपने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, प्रदेश में मंत्रियों के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वो भी, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। उधर दूसरी तरफ जो जयप्रकाश जी थे, वो भी पुराने नेता हैं, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो उनको सोच समझ के पार्टी नेतृत्व ने सारा चीज़ को देख करके, क्योंकि टिकट तो एक को ही मिलनी थी, तो एक को उन्होंने टिकट जो फैसला किया वो जयप्रकाश जी को हक में फैसला किया। जयप्रकाश जी मैं समझता हूँ बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। और ब्रजेंद्र जी का, अभी वो पीछे राजनीति में आए हैं, उनका बहुत पूरा जीवन राजनीति में पड़ा है, आगे आने वाले समय में उनको और अधिक सम्मान पार्टी में मिलेगा। अभी 4 महीने बाद चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ पर भी समायोजित किया जा सकता है और भी कहीं अच्छी जगह पर समायोजित किया जा सकता है। फैसला तो लेना होता है। एक जो टिकट है जयप्रकाश जी के हक में फैसला किया है कांग्रेस नेतृत्व ने, वो निश्चित तौर से बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव 100% वो वहाँ से चुनाव जीतेंगे। इसी प्रकार आपने श्रुति चौधरी के बारे में कहा, रावदान सिंह के बारे में कहा, वहाँ भी दोनों मजबूत उम्मीदवार थे। श्रुति भी वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं, रावदान सिंह भी 4 बार विधायक रहे हैं, और एक जो बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं रामविलास शर्मा जी को, उनको हरा करके हमेशा वो जीते हैं। तो उनका भी अपने पूरे प्रदेश के अंदर और अपने उस बेल्ट में
उनका अच्छा उनका जनाधार है। उन दोनों को भी, दोनों अच्छे दावेदार थे, लेकिन जैसे मैंने कहा फैसला एक का होना था, तो उसमें फैसला रावदान सिंह का लिया। वो भी बहुत एक मजबूत उम्मीदवार हैं। श्रुति को भी मान सम्मान पूरा मिलेगा। इस समय वो वर्किंग प्रेसिडेंट वो हैं पार्टी के अंदर। और भी जो रूसामनी नहीं होगी पार्टी में, जिसको नहीं मिला है टिकट। ठीक है, आपने कहा कि भाई टिकट के दावेदार तमाम होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलता है। रूसामनी को कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि मीटिंगों का दौर जिस तरह से चला, आप लोग आगे बढ़ते थे, फिर दूसरे लोग जाके मिल लेते थे। रूसामनी तो नहीं होगी कांग्रेस में? ये कांग्रेस के सारे समर्पित परिवार रहे हैं, इसमें कोई थोड़ी बहुत ठीक है अपना दावा करते हैं, कोई छोटी मोटी नाराज़गी भी होती है, वो सारी कोई नाराज़गी नहीं रहनी। सब मिल करके सबको एक ही सबका लक्ष्य है कि इस बीजेपी को हटाना है, हराना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है। इस नारे के साथ सभी लोग इकट्ठे होकर के काम करेंगे। बतौर पीसीसी चीफ सर, एक चीज जरूर बताइए, सबसे बड़ा आधार क्या था टिकट वितरण में आप लोगों का? और जो लिस्ट है, उस लिस्ट की चर्चा भी प्रदेश में हो रही है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? सर्वे के आधार पे या कोई और फैक्टर? सीधा है, विनेबिलिटी का है। सर्वे भी सबका सर्वे कराया है, एक एक सीट का सर्वे कराया है। सर्वे को भी पूरा आधार बनाया गया है। विनेबिलिटी, लॉयल्टी, यही सबसे बड़े ये हैं। और दूसरा पार्टी के प्रति कितना जो समर्पित होकर के उसमें लॉयल्टी में आ जाता है। तो सभी बहुत बेहतरीन जो है ना, ठीक ढंग से जो ये अपना सिलेक्शन हुआ है। क्या रिपोर्ट उसके बाद आप लोगों को लग रहा है? क्योंकि भाजपा तो जब अपनी लिस्ट लेके आई, एक महीने से चुनाव प्रचार में दौड़ रही थी, अकेले दौड़ रहे थे, आप लोगों पे तमाम तंज कस रहे थे कि भाई आप लोग तो मैदान छोड़कर भाग गए। अब मैं दावा बतौर पीसीसी चीफ आपसे पूछूं, आप दावा तो करेंगे? अगर आप दावा करें तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप उसका रीजन भी दें। अब आप लोग कहाँ खड़े हैं और हरियाणा में क्या दावा बनता है? हमारी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है, सारे प्रदेश में घर घर कांग्रेस में पहुंच चुकी है। और घर घर कांग्रेस में पहुंच करके जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, जो हरियाणा प्रदेश के जो संकल्प हैं, वो सभी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इनका जो चेहरा बेनकाब करने का काम किया है। आज लोग पूछ रहे हैं इनसे, आज लोग पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 पर क्यों है। आज जब आप पूछ रहे हैं कि भाई कि किसानों को 750 जो किसान जो अपने किसान आंदोलन में मारे गए, उसमें तुमने क्यों, किस लिए कील ठोकी गई, किस तरह से रास्ते रोके गए, किस तरह से ड्रोनों से हमला किए गए, दिल्ली के रास्ते बंद करने के, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, तो उसके क्यों हुआ? अग्निवीर के बारे में पूछते हैं। जीतोगे कितनी? और 10 के 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, आम आदमी पार्टी सहित कुरुक्षेत्र। वो भी 10 कह रहे हैं, आप भी 10 कह रहे हो, सीट ही कुल 10 है सर। इनका तो 10 सीट है, 10 के 10। इनका तो सुबह आपको पता है कि वो झूठ कितना रहता है। इन्होंने पहले नहीं कहा था 75 पार, कहाँ 40 पर रह गए। सारे मीडिया ने भी पूरा जोर लगाया एडी चोटी का, फिर भी 40 पर जाकर के अटक गए। तो आपकी बात भी दिखा रहे ना, मीडिया पे आ जाते हो सर। नहीं, वो मीडिया तो आपका तो भी ये उन मीडिया की बात कर रहे हैं कि जो ये नेशनल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ एक पक्षी दिखाया जाता है। वहाँ पर आप किसी तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्या अनाप शनाप बयान देते रहे, कितने झूठ पे झूठ बोलते रहे। एक फायदा जरूर किया है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को, जो न्याय पत्र जो जारी किया, उसका इतना प्रचार कर दिया कि हर लोगों में जिज्ञासा होगी कि ये कांग्रेस का न्याय पत्र में आखिर है क्या। और जो भी न्याय पत्र को पढ़ लेता है, जो घोषणा पत्र को पढ़ लेता है, वो कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। सर आगे आते हैं हरियाणा पे। क्या राजबब्बर साहब, कैप्टन अजय सिंह यादव, ये जो दावेदार हैं, इसकी वजह से गुरुग्राम की सीट रुक रही है? और जो वर्धन यादव हैं, ये 3 दावेदार हैं, इनमें से क्या कैप्टन साहब ने वो टिकट रुकवा रखी है? कोई जरूर नहीं कि कोई हो सकता है 3 के अलावा चौथा भी कोई हो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये तीन ही लोग हैं? ये कहीं आपने पढ़ा, किसी रिपोर्ट में देखा? कहाँ है? अभी फैसला होगा, 1-2 दिन का इंतजार करो। जो हमारा कैंडिडेट होगा, कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला लेगा, वो आपके सामने। एक आखिरी सवाल, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी 5 सीटें लगती हैं आपको? 10 के 10 सीटें हमारी मजबूत हैं। और कब से नॉमिनेशन वगैरह तमाम प्रक्रिया आप लोगों की शुरू हो जाएंगी? उसका कोई शेड्यूल और जो स्टार प्रचारक? नॉमिनेशन अभी जो कैंडिडेट हैं उनके साथ में चर्चा हो रही है। कुछ कैंडिडेटों से बात हो चुकी है, कुछ से नहीं हो पाई है।
अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे 1 तारीख को हम सोनीपत में और करनाल में नॉमिनेशन कराएंगे। 2 तारीख को हम अम्बाला में और कुरुक्षेत्र में, जो हमारा सहयोगी हमारा गठबंधन है आम आदमी पार्टी, उनका हम नॉमिनेशन कराएंगे। 3 तारीख को हम नारनौल के अंदर दान सिंह का नॉमिनेशन कराएंगे। 4 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी का नॉमिनेशन कराएंगे। इसी तरह से 6 तारीख को जयप्रकाश जी का नॉमिनेशन है। बाकी जो कैंडिडेटों से अभी बात करके सब तय किया। शैलजा जी के नॉमिनेशन में जाएंगे? बिल्कुल, अगर उनसे बात होने के बाद में जो बुलाएंगे बिल्कुल जाएंगे। एकजुट रह पाएगी कांग्रेस? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाजपा से ज्यादा कांग्रेस अगर खुद एकजुट रहे तो मजबूती से लड़ सकती है। मैं खुले आपने तमाम बातें बोली, लेकिन एक चीज जरूर है, ये जनता आपसे बार बार पूछती है और बीजेपी आपसे सवाल पूछेगी। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आप बीजेपी से सवाल पूछो, उनके नेताओं के बारे में पूछो, उनके बारे में क्या है। उनके पास कोई सौदा है नहीं। 6 टिकट तो उन्होंने कांग्रेस से आए हुए लोगों को जो दी है, अपने आदमी नहीं है उनके पास में। शुक्रिया साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर बेबाक अंदाज में बातचीत की है, नॉमिनेशन की डिटेल भी सामने रखी, गुटबाजी को लेकर बोले कि कोई गुटबाजी नहीं है, भाजपा खुद देखे, और तमाम मुद्दों पर विस्तार से हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बेबाक जवाब दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका, और उदयभान जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने